Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, in this video lecture series, we have discussed 2 marks question of Engineering Chemistry of AKTU syllabus. In today's video, we will discuss 2 marks question of fuel. Fuel, which is of Unit 4. Unit 4 have 2 chapters. First one is water treatment and second one is fuel and combustion. तो वाटर टेक्नोलॉजी या वाटर ट्रीटमेंट हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूल के सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो या तो सेक्शन ए में आते हैं या सेक्शन बी या सी में अपना 2 नंबर का रोल प्ले कर जाते हैं. ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है. इसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि यूनिट 2 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. डियर लर्नर्स, इन सभी टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं. आप AKTU सेक्शन के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 की रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है जिसमें करंट सिलेबस की सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं. 7 मार्क्स के लिए मैंने अलग से वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं और इसके अलावा 1 शॉट वीडियोस या लाइव सेशंस भी अवेलेबल हैं करंट सिलेबस के जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फ्यूल चैप्टर जिसमें हमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, determination of calorific value by bomb calorimeter, theoretical and calculation of by DeLong's formula of calorific value, ranking of coal, analysis of coal, biogas analysis and environmental impact on society of organic waste materials. इसको आज हम देखने जा रहे हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल. एक बार पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है सेक्शन ए का 2 मार्क्स का. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गुड फ्यूल की. डियर लर्नर, जैसा कि हम जानते हैं हम फ्यूल के कंबशन से रिलीज होने वाली हीट को वेरियस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं. तो हमारे फ्यूल, एक गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि एक अच्छा फ्यूल वो होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी कि उससे रिलीज होने वाली अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा. इसके अलावा उसका इग्निशन पॉइंट जो होता है वो मॉडरेट होना चाहिए. द पॉइंट एट विच फ्यूल कैचेस फायर दैट इज नोन एज इग्निशन पॉइंट. तो ये मॉडरेट होना चाहिए, ना तो ये बहुत कम होना चाहिए ना ये बहुत ज्यादा होना चाहिए. अगर ये बहुत कम होगा तो रूम टेम्परेचर पर फायर कैच करेगा, अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो ये फायर इजीली कैच नहीं करेगा. इट विल बी प्रॉब्लम टू अस. तो ये जो इग्निशन पॉइंट है ये मॉडरेट होना चाहिए. इट शुड हैव लो मॉइस्चर एंड ऐश कंपोनेंट. हम जानते हैं हमारे फ्यूल में जितना ज्यादा मॉइस्चर या ऐश होगा वो उतना ही बेकार फ्यूल होगा. मॉइस्चर होगा तो फायर कैच नहीं करेगा, ऐश कंपोनेंट होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी, निकलने वाली या रिलीज होने वाली हीट की जो वैल्यू है वो अमाउंट कम हो जाएगी, बट फ्यूल का वेट जो होगा वो ज्यादा रहेगा. दैट इज ऐश कंपोनेंट कम होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट भी कम होना चाहिए. इट शुड बी इको फ्रेंडली. These are the properties of a good fuel. Moving towards second question. Second question है what do you understand by ranking of coal, या हम इसे कह सकते हैं classification of coal on the basis of percentage of carbon. ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है, अभी काफी लंबे टाइम से नहीं आया है. क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि रैंक ऑफ कोल से क्या समझते हो, या रैंकिंग ऑफ कोल क्या होती है, या क्लासिफिकेशन ऑफ कोल क्या है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन. हम जानते हैं हमारे फ्यूल में कार्बन की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर फ्यूल का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं जिसमें जितना ज्यादा फ्यूल की जिस फॉर्म में कार्बन जितनी ज्यादा होगी फ्यूल की रैंक उतनी ही अच्छी होगी. तो इसे रैंकिंग ऑफ कोल भी कहा जा सकता है. तो ये हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन फ्यूल का ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर. ये होते हैं वुड, peat, lignite, subbituminous, bituminous, semi-bituminous and anthracite. Yes, wood, peat, lignite, subbituminous, bituminous, semi-bituminous, anthracite. वहीं इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है that is 50% in wood, 57% in peat, 67 in lignite, 77 in subbituminous, 83 इन बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस में 90% और एंथ्रासाइट में लगभग 93% होती है. 93% से 95% तक आपको ये मिलेगी. तो ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस परसेंटेज ऑफ कार्बन इन वेरियस फॉर्म ऑफ कोल.
तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोल है। अगर देखें तो एंथ्रासाइट की रैंकिंग सबसे अच्छी होगी क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। तो इसे रैंक ऑफ कोल, रैंकिंग ऑफ कोल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन भी कहते हैं। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? डियर लर्नर्स, कैलोरीफिक वैल्यू, हम किसी भी फ्यूल का जो कंबशन करते हैं उससे जब कभी भी किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस विच वी यूटिलाइज फॉर अवर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पज। इस रिलीज अमाउंट ऑफ हीट को ही हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो इसकी अगर एक डेफिनेशन देखा जाए तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास, अगर हमारा सॉलिड है तो मास होगा, अगर फ्यूल हमारा लिक्विड या गैसियस है तो वॉल्यूम होगा। तो 1 यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम के फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है हायर और ग्रॉस। हायर कैलोरीफिक वैल्यू कह दें या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कह दें। सेकेंड वन इज लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इन्हें हम HCV या GCV कह सकते हैं, इधर हम LCV या NCV कह सकते हैं। देखते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल has been burned completely and product of combustion have been cooled to room temperature। हमने फ्यूल का कंप्लीट कंबशन किया और जो प्रोडक्ट रिलीज हुए उनको भी हमने इंक्लूड किया, इसको हम बोलते हैं, या रूम टेम्परेचर पर कूल करके उनको भी इंक्लूड किया, तो हम जो अमाउंट ऑफ हीट हमें मिली है उसको हम बोलते हैं हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। जबकि लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू में प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एक्सक्लूडेड होंगे। द नेट हीट produced when unit mass or volume of the fuel has been burned completely and products are permitted to escape। डियर लर्नर्स, बहुत सीधी सी बात है, जब कभी भी हम किसी भी फ्यूल का कंबशन करेंगे, फ्यूल में या तो कार्बन है या जिसका कंबशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर होते हैं। कार्बन का कंबशन करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। जब भी हाइड्रोजन का कंबशन होगा तो H2O बनाएगा। सल्फर कंबशन के बाद सल्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ये पॉइंट ये है कि ये CO2 गैस फॉर्म में रिलीज हो गया, ये गैस फॉर्म में रिलीज हो गया। ये जो H2O है, पानी है, ये स्टीम फॉर्म में होगा और कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक फेस दूसरी फेस में कन्वर्ट होगी तो लेटेंट हीट रिलीज होगी। अगर वो आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो आप उसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कह देंगे, और अगर आप उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं तो आप उसे लो या नेट कैलोरीफिक वैल्यू कह देंगे। तो आपके फ्यूल में कितनी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम रिलीज होगी? जितना वाटर बना होगा। वाटर कितना बना होगा? जितना हाइड्रोजन होगा। तो LCV का फॉर्मूला है, LCV इज इक्वल्स टू HCV माइनस 0.09। ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का परसेंट हटाने के लिए कहा है। मान लो अगर किसी ने कहा है 7%, तो आप लिखते हैं उसको 7/100। तो ये अब 100/100 नहीं करना है, ये फॉर्मूले में इंक्लूड कर दिया गया है। 9/100 की जगह 0.09 कर दिया गया है। अब अगर आपसे कहा जाए कि फ्यूल में 7% हाइड्रोजन है तो आपको 7 पुट करना है इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम होती है 587 कैलोरी पर ग्राम कह दूं या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम कह दूं, दोनों ही एक बात है, किलो से किलो कट जाएगा। तो ये होती है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ये हमें रखनी होती है। अदरवाइज सवाल में जो भी दी हुई हो, 580 दी हुई हो, 583 दी हुई हो, 584 दी हुई हो, जो सवाल में दी हुई है वो रखनी है। अदरवाइज अगर नहीं दी हुई है तो 587 आपको पुट करनी है। तो ये है वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, वेरियस टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, आज तक कई बार आया हुआ है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन GCV एंड NCV। अब आप समझ चुके हैं कैलोरीफिक वैल्यू की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ग्रॉस एंड नेट, उनमें क्या डिफरेंस है। जब हम किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करें और प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को इंक्लूड कर लें तो ये कहलाएगी ग्रॉस, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को एक्सक्लूड कर दें तो ये कहलाएगी नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर आपको दोनों डेफिनेशन देनी होगी और आप इसको बता सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का एक क्वेश्चन सेक्शन A में दिखाई देता है। इसके अलावा देखते हैं ये अगले क्वेश्चन, व्हाई GCV इज ग्रेटर देन NCV, कैन GCV कैन बी इक्वल टू द NCV। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग रूपों में कई बार आए हुए हैं।
या तो आपसे कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्ट पूछेंगे या फिर जीसीवी एनसीवी का रिलेशन पूछेंगे। ये क्वेश्चन सेक्शन ए में कई बार दिखाई देता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियसली यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जीसीवी एनसीवी से ज्यादा क्यों होता है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू नेट कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा क्यों होती है? बहुत सिंपल सी बात है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इंक्लूडेड है, जबकि नेट कैलोरीफिक वैल्यू में जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो एक्सक्लूडेड है। हमें फॉर्मूले से भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को भी दिखा सकते हैं। जब हमें एलसीवी निकालना होता है तो एचसीवी में से इस फैक्टर को माइनस करते हैं, दैट मीन्स जो एचसीवी है दैट इज ग्रेटर देन एलसीवी या जीसीवी, ग्रॉस कह लीजिए या हायर कह दीजिए, वो ज्यादा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या जीसीवी और एनसीवी इक्वल हो सकते हैं? बताइए, क्या जीसीवी और एनसीवी इक्वल हो सकते हैं? यस। अगर आपके फ्यूल में हाइड्रोजन ही ना हो तो क्या H2O बनेगा? क्या लेटेंट स्टीम ऑफ हीट रिलीज होगी? क्या ये वाला फैक्टर जो होगा ये जीरो नहीं हो जाएगा? जो मैंने ग्रीन से इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है, क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? तो अगर आपके कोल के सैंपल में या फ्यूल सैंपल में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जीरो है या हाइड्रोजन है ही नहीं, उस केस में एलसीवी एचसीवी के बराबर होगा। गुड, एक अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा न्यूमेरिकल, जिसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले देखने होंगे। डियर लर्नर्स, मैंने यहाँ दो कैलोरीफिक वैल्यू की बात करी, एक तो की हायर कैलोरीफिक वैल्यू जिसे आप ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और एक की मैंने नेट कैलोरीफिक वैल्यू जिसे आप एलसीवी या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। एचसीवी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है थियोरिटिकल मेथड और एक तरीका है प्रैक्टिकल मेथड। एक तरीका है थियोरिटिकल मेथड, एक तरीका है प्रैक्टिकल मेथड। थियोरिटिकल मेथड में भाई आपके फ्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर का कंबशन होता है। अगर एक 12 पार्ट कार्बन का कंबशन होता है, एक रिएक्शन देखिए आप, बैलेंस रिएक्शन, तो 12 पार्ट ऑफ कार्बन के लिए 32 पार्ट ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो आपको अगर सवाल में कह दे कि 3 किलोग्राम कार्बन है तो कितना कंबशन चाहिएगा, तो आप थियोरिटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड से जब हम कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं ड्यूलॉन्ग्स मेथड। तो थियोरिटिकल जो मेथड है उसे बोलते हैं ड्यूलॉन्ग्स मेथड। प्रैक्टिकल मेथड से कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने का जो मेथड हमारे कोर्स में है वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं, ड्यूलॉन्ग्स में आपको परसेंटेज दी हुई होंगी, तो आप क्या करेंगे, आप एचसीवी का फॉर्मूला रखेंगे। एचसीवी इज इक्वल्स टू, यहां पर हमने 1/100 कॉमन ले लिया है, 80 कार्बन, दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन, प्लस 34,500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8, प्लस 2240 सल्फर। ये आपके फॉर्मूला है एचसीवी निकालने का ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला से। तो यहां पर हमने कार्बन की परसेंटेज हमें 80% दिया होगा, तो 80/100 नहीं करेंगे क्योंकि हमने 1/100 बाहर कॉमन ले लिया है, अब आपको सीधे परसेंटेज पुट करनी होगी। बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले हैं एचसीवी के, एक तो है विदाउट करेक्शन और एक है विद करेक्शन, जहां पहला फॉर्मूला है कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज, अपॉन एक्स, फ्यूल की कितनी मात्रा आपने ली है। ठीक, एक है विद करेक्शन जिसमें हमारे 4 करेक्शन होते हैं, तो फॉर्मूला है एचसीवी का कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। केवल कूलिंग करेक्शन ऐसा है जो प्लस होता है, बाकी के 3 करेक्शन यानी कि फ्यूज वायर, कॉटन थ्रेड और एसिड करेक्शन माइनस होते हैं, अपॉन एक्स यानी कि फ्यूल की कितनी मात्रा ली हुई है। लेकिन एलसीवी कैलकुलेट करने का मात्र केवल एक ही तरीका है, जो कि है ये फॉर्मूला जो आपने अभी देखा, एलसीवी इज इक्वल्स टू एचसीवी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो ये तरीके हैं कैलोरीफिक वैल्यू के न्यूमेरिकल के जो कि आते हैं। तो देखते हैं आज का न्यूमेरिकल, जहां पर हमें कहा हुआ है कि अ सैंपल ऑफ कोल कंटेन्स 60% ऑफ कार्बन, 33% ऑफ ऑक्सीजन, 6% ऑफ हाइड्रोजन, 0.5% सल्फर, 0.2% नाइट्रोजन एंड 0.3% एश। कैलकुलेट जीसीवी। तो हमसे केवल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पूछी है। सबसे पहले ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला देख लेते हैं। ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है
ये है कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। अगर फ्यूल में सल्फर दिया है तो आप वैल्यू पुट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप 0 पुट करेंगे। अब इसमें दो तरीके के सवाल आ सकते हैं, या तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको दी हुई हो या नहीं दी हुई हो। अगर दी हुई है तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं दी हुई है तो आपको जो भी दिया हुआ है फ्यूल सैंपल में, चाहे आपको ऐश दिया है, चाहे आपको मॉइस्चर दिया है, चाहे आपको नाइट्रोजन दिया है, चाहे आपको सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन जो भी दिया है, सबको जोड़िए और 100 में से माइनस कर दीजिए। जो भी आता है वो ऑक्सीजन की वैल्यू है। लेकिन इस सवाल में हमें ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है, तो यहां पर हमें ऐश कंपोनेंट्स का कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है केवल इन एलिमेंट से है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक, अगर ये प्रेजेंट है तो इनको रखेंगे, अदरवाइज हम इनको 0 पुट करेंगे। तो और एलसीवी निकालने का तो मात्र एक यही फॉर्मूला है। तो देखिए अब आपको सवाल में क्या दिया हुआ है। यहाँ कार्बन दिया हुआ है आपको 60, ऑक्सीजन 33, हाइड्रोजन 6, सल्फर 0.5, नाइट्रोजन 0.2। इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगी इस फॉर्मूले में। जब मैं इसमें पुट करूंगी तो देखिए जरा, यहाँ कार्बन 60% है तो 60/100 होता है, तो मैंने अपना यहाँ 100 बाहर कॉमन ले रखा है। इन वैल्यूज को जब हम रख देंगे और इसका आंसर निकालेंगे, देखिए आप वीडियो पॉज करिए, बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है और चेक करिए मेरे इस वीडियो के साथ कि आपका और मेरा आंसर सेम है। इसका आंसर जो मेरा कैलकुलेट होके आया और सही आंसर है वो है 5506.075 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ कोल हैज फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास। कार्बन दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐश। तो यहाँ नाइट्रोजन और ऐश का कोई मतलब नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं दिया होता तो सबको जोड़ के 100 में से माइनस करके देते, उससे हमारा ऑक्सीजन निकल आता। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका अपना फॉर्मूला लिख दीजिए। तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए। तो HCV इज इक्वल्स टू 1/100, 80 कार्बन प्लस 34 500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 सल्फर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है। आपको कार्बन जो वैल्यू दी हुई है 70, ऑक्सीजन ये आपने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो करिए इसको सॉल्व, देखिए कि आपका मेरा आंसर मैच हो रहा है वीडियो पॉज करके। 8805.8 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। लेकिन इसमें हमसे एलसीवी भी पूछा हुआ है, तो हम इसका एलसीवी निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे। एलसीवी इज इक्वल्स टू HCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये सभी पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हुए हैं। तो ये हमने इसको जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें दिया नहीं है तो हमने 587 रखा है। हाइड्रोजन हमारा 10% है, 0.09 है, 10/100 नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमने 0.09 यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। क्या आपका आंसर 8277.55 आ रहा है? अगर यस तो आपका आंसर सही है। आइए मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट GCV ऑफ द कोल सैंपल हैविंग दिस। तो यहाँ पर केवल GCV कैलकुलेट कराया है। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, देखिए क्या आंसर आया आपका। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करिए, फॉर्मूला पुट करने के बाद वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करिए। देखिए कि आपका आंसर 9452.55 कैलोरी पर ग्राम लिख दें या किलो कैलोरी पर किलोग्राम लिख दें। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का न्यूमेरिकल है, नंबर 10 का क्वेश्चन है। कार्बन, ऑक्सीजन, ये वही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें एनसीवी जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये 2017-18 में रिपीट हुआ था, उसके बाद 22-23 में रिपीट हुआ था ये सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर एनसीवी की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको जो जो वैल्यू दी हुई है उनको रख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला रखिए, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए। देखिए आपका ये आंसर पहले भी आ चुका है 5506.075। अब आप एलसीवी की वैल्यू निकालिए। एलसीवी का फॉर्मूला रखिए पहले, GCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब इसमें वैल्यू पुट करिए और देखिए आपका आंसर इस तरीके से 587 आपको रखना होगा। 6% हाइड्रोजन है ना, परसेंट है, तो हमने अपॉन 100 ना करके 0.09 फॉर्मूले में फिट कर लिया है। आंसर हमारा आया है 5189.05। तो खुद कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए और आंसर मैच करिए मेरे साथ। क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं?
अगला न्यूमेरिकल आया हुआ तो नहीं है, लेकिन ये कभी भी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट कन्वर्जन का एक बार आया हुआ क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरीमीटर में। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करा लेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर से और फिर उसको कन्वर्ट करा लेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, वाटर ट्रीटमेंट में हमारे पूरे सिलेबस में केवल 2 कन्वर्जन चार्ट हैं। एक तो कन्वर्जन चार्ट है हमारे वाटर ट्रीटमेंट का, जिसमें हमने देखा था 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। और ये है सेकेंड कन्वर्जन जो कि है कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स का। तो किलो कैलोरी जो होता है 1000 कैलोरी के बराबर होता है, या किलो कैलोरी 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट या 2.2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट के बराबर होता है। ये क्या होता है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसे हम बोलते हैं आपका कैलोरी, है ना, कैलोरी। इसके अलावा 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसे बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट, 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसे बोलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो इनका कन्वर्जन है ये। तो अब आपको ये कन्वर्जन निकालना होगा। आपको 500 किलो कैलोरी यूनिट दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए 1 किलो कैलोरी जो होगा वो 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के होगा। तो 500 कैलोरी कितने के बराबर होगा, निकालिए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर देख लीजिए आप, ये आंसर आएगा 500 की मल्टीप्लाई होने के बाद। अब अगला देख लेते हैं। आपसे कहा हुआ है 2.2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है 1 किलो कैलोरी में, 500 किलो कैलोरी आपको दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सेकेंड आंसर आ जाएगा। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन सल्फर बी एस्टिमेटेड बाय अल्टीमेट एनालिसिस। देखिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। 2023-24 के ऑड सेम और इवन सेम दोनों में एनालिसिस पूछा है, एक बार अप्रॉक्सीमेट एक बार अल्टीमेट। और ये उससे पहले का 2 मार्क्स का सेक्शन एक आया हुआ क्वेश्चन है, सल्फर कैसे एस्टिमेट की जाती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे फ्यूल में जो कंबशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर का होता है। कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ये अल्टीमेट एनालिसिस है जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो CO2 हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो सल्फर होता है वो सल्फेट बनाता है। आफ्टर कंबशन सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। अब क्या करते हैं, इस पर हम बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं जिससे कि बेरियम सल्फेट बनता है और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और वे कर लेते हैं। फिर हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे सैंपल में जितना सल्फर है वो इस वक्त बेरियम सल्फेट की फॉर्म में अवेलेबल है। बेरियम सल्फेट में 32 पार्ट जो है वो सल्फर के हैं। 233 इज द वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, 32 इज द वेट ऑफ सल्फर into weight of barium sulfate precipitate upon weight of coal taken into 100। तो ये हमें लिखना होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई आप सल्फर कैसे एस्टिमेट करते हो इसमें एनालिसिस में। तो दिस इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि न्यूमेरिकल है, सेम टॉपिक का। देख सकते हैं आप 0.4 ग्राम ऑफ अ कोल सैंपल was used in bomb calorimeter for the determination of calorific value। तो कोल सैंपल हमने 0.4 ग्राम लिया है। एश फॉर्म जो हुई बॉम्ब कैलोरीमीटर में that was extracted with acid and acid extracted was heated with barium chloride solution and the precipitate of barium sulfate is formed। The weight of precipitate was this 0.04। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो हमें कोल का वेट दे रखा है, बेरियम सल्फेट का दे रखा है, बाकी हम फॉर्मूला जानते ही हैं, ये हमें वैल्यू पुट करनी है। तो बेरियम सल्फेट का आप वेट रख दीजिए, कोल सैंपल का रख दीजिए, तो करिए कैलकुलेट क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए क्या आपका आंसर 1.37% आ रहा है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नाइट्रोजन का है, अल्टीमेट एनालिसिस का न्यूमेरिकल है नाइट्रोजन का। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, सभी 2 नंबर के आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसा भी हुआ है कि सल्फर का क्वेश्चन और नाइट्रोजन का क्वेश्चन दोनों मिलके जो क्वेश्चन थे वो 7 मार्क्स में आए हुए हैं, 3.5 नंबर में। तो 4.2 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कोल वॉज जेल्डोलाइज्ड एंड evolved अमोनिया गैस एब्जॉर्ब्ड इन 30 ml ऑफ H2SO4। देखिए जो नाइट्रोजन है उसका कंबशन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया गैस जो इवॉल्व हुई वो हमें एस्टिमेट करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड में फ्लो कराते हैं।
अब ये अमोनिया क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन कुछ अमाउंट एसिड का बचा होगा। अब कितना बचा उसको हम निकालते हैं बैक टाइट्रेशन से। तो यहाँ पर हमें वो वॉल्यूम निकालना पड़ता है बैक टाइट्रेशन से कि मेरे एसिड का फिर मैं फर्दर बैक टाइट्रेशन करूंगी किसी बेस के थ्रू, वहां पर जब वो उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा वो वॉल्यूम मैं निकाल लूंगी, और जो मैंने एक्सेस अमाउंट लिया था उसमें से माइनस करके वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड विद अमोनिया आ जाएगा। तो ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.4 नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन। तो वेट ऑफ कोल टेकन देखिए जरा, वेट ऑफ कोल टेकन है 4.2 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज electrolyzed एंड evolved अमोनिया गैस वाज एब्जॉर्ब्ड इन 30 ml ऑफ 0.1 NH2SO4। तो ये 30 ml में एब्जॉर्ब कराई गई। After absorption, excess acid required 5 ml of 0.1 NaOH for neutralization. Calculate the percentage of nitrogen. तो आप इसको निकालिए। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला रखिए बैक टाइट्रेशन के लिए, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। एक तरफ एसिड ले लीजिए, एक तरफ NaOH ले लीजिए। तो आपके देख लीजिए H2SO4 के 0.1 N आपके हैं, लेकिन कितना पार्ट इसका न्यूट्रलाइज, 0.1 ml ऑफ 5 ml ऑफ NaOH के थ्रू न्यूट्रलाइज हुआ, वो आएगा आपका 5 ml। तो 5 ml न्यूट्रलाइज हुआ, इसका मतलब ये है 30 आपने लिया था और 5 न्यूट्रलाइज हुआ, तो 25 ml अमोनिया के साथ यूज हुआ। तो अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए आपको 1.4, 0.1 है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज, 25 है वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, 4.2 है वेट ऑफ कोल टेकन। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आंसर आया आपका। देखिए क्या ये आंसर 0.833% आया। अगर यस तो आपका आंसर सही है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन दी कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। ये एक 2 नंबर का आने वाला अच्छा क्वेश्चन है। अदरवाइज बायोगैस पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो ये वाला पार्ट आपको 2 नंबर जरूर देकर जाएगा। बायोगैस 3 से 4 पेपर पहले आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद नहीं आया है, इस बार आने की उम्मीद है। तो बायोगैस का कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है कि बायोगैस में मीथेन मेन कंपोनेंट होता है जो कि 55% होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड 35%, हाइड्रोजन 7 से 8%, नाइट्रोजन 2 से 3%, H2S 0 से 3%, ऑक्सीजन 0 से 2%। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1200 कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। डियर लर्नर्स, इस तरीके से हमने अपने 4 यूनिट कवर कर ली हैं। कल मैं अपनी यूनिट 2 की वीडियो रिलीज करूंगी जिसमें मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के आए हुए सॉल्व करूंगी। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो रही होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।